ठीक है, देखो चलो अब देखो, यहाँ हमने एक छोटा सा एक सर्किट डायग्राम बनाए। सर्किट डायग्राम में ये आपने कोई से मान लो ये सेल हमने लगा दिया। सेल से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से ही करंट फ्लो होता है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल आल्सो इंक्रीज। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। अब अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को अपन R से डिनोट करते हैं। उस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, अपन R से डिनोट करते हैं। तो ये R जो होता है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ध्यान से देखना, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और ये जो लॉ है स्टेटमेंट में भी आपको बता दूंगा ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट होता है। पर ये जो इक्वेशन मिली है आपको V इक्वल टू आई आर, ये किससे आएगी, आपके ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द electric current, then V proportional to I, so we can write V is equal to Ri. R is the proportionality constant which is also called resistance. Okay, so here we define the resistance। यहाँ पर अपन ने resistance को define कर दिया। ठीक है, ये R आ गया अपने पास, this R is called resistance। अब जो आप यहाँ देखो कि if I write R is equal to V by I, हमने लिखा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, R is, I can write R is equal to V by I। ना इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करें कुछ इस तरह से, ये ग्राफ प्लॉट किया जाए। ठीक है, इस ग्राफ में हम क्या कर ले रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है वहां तो हम V ले लेते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वहां पर I ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, क्वेश्चंस के आंसर करना। Now here by the Ohm's law we know that V is proportional to I. By the Ohm's law we know that V is proportional to I. Now when V is proportional to I then we will get a graph like this। इस तरीके का अपन को ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जो ग्राफ आप प्रोपोर्शनल होती है अगर दो क्वांटिटीज, तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ मिला आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, V क्या है, I के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस, ये एक लाइन बन गई। इस लाइन की अगर स्लोप निकाली जाए, ठीक है, इस लाइन की अगर स्लोप निकाली जाए तो स्लोप क्या होती है, जैसे हम इस तरह से ले लेते हैं, एक वैल्यू इधर ले सर लेते हैं। y2 minus y by upon हाँ, x2 minus x1। अपॉन x2 माइनस x1। तो जैसे यहाँ पर I1 है तो इसको V1 कर देते हैं, और ये अगर I2 है तो इसको अपन क्या कर देते हैं, V2 कर देते हैं। तो जो स्लोप निकलेगी इस लाइन की, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता I2 है, minus I1 upon हाँ, V2 minus। चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। तो चेंज इन y क्वांटिटी क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। चेंज इन x क्वांटिटी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। इसको हम क्या सर कर एक देंगे, बार इसको अपन ओम्स लॉ का डेल्टा I, स्टेटमेंट क्या क्या कहते हैं ओम्स इसको लॉ? अपन डेल्टा I बाय डेल्टा V लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, डेल्टा I बाय डेल्टा V लिख देंगे। तो ये जो डेल्टा I बाय डेल्टा V होगा ये किसके बराबर होता है, 1/r के। तो 1/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा I बाय डेल्टा V। या हम यहीं से इसको कर सकते हैं कि भाई डेल्टा V इज इक्वल टू R एंड डेल्टा I। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, एक ग्राफ हमने ये प्लॉट करा, किस किस के बीच में प्लॉट करा है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस लिया, और वाई एक्सिस पे लिया है करंट। तो इस केस में जब आप स्लोप निकालो तो उसको किसके बराबर करना, 1/r के। अब वहीं पर ही अगर देखो, वहीं पर ही अगर मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करूं, कुछ इस तरह से प्लॉट करें ग्राफ को कि हम, इन सम ग्राफ्स यू विल फाइंड दैट V ऑन y एक्सिस, V आपका y एक्सिस पर होगा और I जो है वो क्या होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक है, पर बात तो बराबर ही है। देखो भाई, चाहे तो मैं V प्रोपोर्शनल टू I लिखूं या चाहे तो I प्रोपोर्शनल टू V लिखूं, बात तो बराबर ही है तो प्रोपोर्शनल ही एक दूसरे के। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ग्राफ मिलेगा आपको, वापस से ग्राफ क्या मिलेगा आपको, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब इसी स्ट्रेट लाइन में देखो आप, वापस अपन दो वैल्यूज ले लेते हैं इस तरह से, ये कोई भी टू वैल्यूज सेलेक्ट कर लो, स्लोप फाइंड आउट करनी है ना आपको। तो मान लो यहाँ V1 है तो ये I1 हो जाएगा, और ये V2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I2 हो जाएगा। अब इस केस में अगर आप स्लोप निकालो
तो स्लोप क्या आएगा, चेंज इन y क्वांटिटी मतलब v2 माइनस v1 डिवाइड बाय x की क्या आ जाएगा i2 माइनस i1। ठीक है, v2 माइनस v1 को आप डेल्टा v लिख दोगे, इसको डेल्टा i लिख दोगे। अब इस केस में ये जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा i है ये किसके बराबर होगा, r के इक्वल होगा। ठीक है, और फिर आप क्या लिखोगे, डेल्टा v इज इक्वल टू r डेल्टा i। समझ में आ रही है बात? तो ये मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओम्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टेटमेंट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर स्टेटमेंट है इसका। अगर आपको स्टेटमेंट लिखने को आता है ओम्स लॉ का तो आपको इस तरह से बताना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है सर, फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ सेम ही है ना? हाँ, ग्राफ तो सेम ही है, बट आप एक चीज नोटिस करना है इसमें, यह मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। एक चीज नोटिस करना, यहाँ कई बार आपके एग्जाम जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके पेपर में, कई बार, बहुत सारी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं हो आप स्लोप, अब जैसे जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि उसको आई और बी ऐसे दे रखा है तो वो स्लोप निकाल के आर इजिकल टू क्या कर देगा, डेल्टा आई बाय डेल्टा वी कर देगा। अब डेल्टा आई बाय डेल्टा वी कर दिया, ये तो गलत हो गया ना, गलत है कि नहीं? तो आप ध्यान रखना कि अगर करंट को वाई एक्सिस पे ले रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे ले रखा है तो जो रेशियो है वो आपको 1/r के बराबर करना है। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड ग्राफ में तो डिफरेंस है ना, बेसिकली द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो स्लोप, जो ग्राफ आना है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आनी है इस तरीके की। ठीक है, बट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक बार नोटिस कर लेना आप जब ये सॉल्यूशन कर रहे हो, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाई एक्सिस पर है और इलेक्ट्रिक करंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो फिर जो स्लोप आएगी डेल्टा वी बाय डेल्टा आई आ जाएगी। ठीक है, और वो क्या होगा, आर के बराबर होगा, आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुई नहीं हुई सबको? और आज तो आप सब हो तो Yes, बहुत sir. अच्छी बात है। सर जब रेजिस्टेंस जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो कम होएगा, है ना सर? बढ़ेगा। अरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो कम कैसे होगा, यस सर, डायरेक्टली यस इनवर्सली सर, यस प्रोपोर्शनल होता तो कम होता, है ना? कम होता। सीधी देखो, मैं हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, इसको आप वो वाटर और टैंक एनालॉजी से करके देखो। अगर किसी टैंक में पानी बहुत ज्यादा अगर मान लो हाइट बढ़ती जाएगी तो आपने देखा है ना वाटर का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ऐसे आपने टंकियां देखी होगी अपने आसपास, टंकियों को हाइट पे क्यों बनाते हैं? टंकियों को हाइट पे इसलिए बनाते हैं कि वाटर प्रेशर बढ़ जाता है, वो जितना ज्यादा डिफरेंस होता है। Yes. सेम यहाँ पर भी आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया तो फ्लो ऑफ करंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अब तो आपके पास स्टेटमेंट भी है, ओम नहीं, ओम्स लॉ आपको यही तो स्टेट कर रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट है। इसी तरीके से आपको पेपर में जब आता है क्वेश्चन का आंसर करना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ये स्टेटमेंट है ओम लॉ का। ठीक है, अब हम इन्हीं ग्राफ्स पर वापस आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ आई चूज एनी अदर पॉइंट्स अदर देन दिस v1 v2, लेट आई चूज सम अदर पॉइंट्स, लेट आई टेक दिस पॉइंट एज, एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ और एक पॉइंट इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मैंने चूज करे। ठीक है, और इसको ऐसा कर, आएगी। 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड बस मैं कर रहा हूँ। ये मैंने v4 ले लिया, v4 ले लिया और इसको v3 ले लिया, इसको v3 ले लिया। नाउ अब मैं रेजिस्टेंस R जब निकालूंगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे v4 माइनस v3 और यहाँ कर देंगे अपन i4 माइनस i3। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं इस केस में और इस केस में, ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम होगी। Sir, same होंगे। सेम ही होंगे क्योंकि स्लोप थोड़ी ना चेंज हो रही है उसकी, स्लोप, उनमें डायरेक्शन चेंज कर दी ना सर आपने। हाँ ना, वो बात नहीं है। देखो आप, स्लोप थोड़ी ना चेंज हो रही है, स्लोप क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो एंगल बनाती है। तो ये एंगल तो एज इट इज ही है ना, याद है ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 9th क्लास में, m इज इक्वल टू tan थीटा वाला। और m क्या होती है इसमें, स्लोप, m जो है इसमें स्लोप है। तो ये स्लोप थोड़ी ना चेंज हो रही है, स्लोप तो एज इट इज है। तो आप कोई सा भी पॉइंट चूज करो, हर एक केस में जो आपका ये रेशियो होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का,
ये क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इस ग्राफ से भी आपको पता लग रहा है। तो ये रेशो अगर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई का जो रेशो है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसी का ही तो ये मतलब है कि डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई। और यही बात तो ओम्स ने भी बोली है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई। समझ में आया? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपको आंसर बनाना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बट ये उसका कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? तो सबसे पहली बात तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। पहली बात तो इसका स्टेटमेंट। दूसरी बात, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको नोटिस करना है कि भाई एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। अगर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है और वाई एक्सिस पे करंट है, तो जो रेशियो आएगा या जो स्लोप आएगी वो 1/r के बराबर करना। और अगर एक्स एक्सिस पर, इफ ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन द स्लोप इज इक्वल टू r। इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक्चुअली ग्राफ आता है। ग्राफ आपको एक टेबल दी जाएगी और उस टेबल में v की वैल्यू होगी, i की वैल्यू होगी। आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा और ग्राफ प्लॉट करके आपको r निकालना होगा रेजिस्टेंस, और फिर आपको चेक करना होगा कि r जो है वो हर बार कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि r की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। वहां से आप ओम्स लॉ को प्रूफ, वहां पर प्रूफ कर दोगे the value of R is constant, so the potential difference is directly proportional to electric current। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो अब हम किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा चैट बॉक्स भी ओपन है। जैसे हर्षित क्वेश्चन कर रहा है चैट बॉक्स में, आप भी कर सकते हो, और किसी भी स्टेज पे मुझको रोक के आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो। नाउ लेट्स सी हियर, स्टेटमेंट इन्होंने बताई दिया। अब जो भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा इस पेज पे, वही सब यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो, if I is the current flowing through a conductor and V is the potential difference across its ends, then according to Ohm's law क्या होगा, I is proportional to V। So you can write either I proportional to V or you can write V proportional to I। भाई बात तो एक ही है ना, चाहे तो आप I प्रोपोर्शनल टू V लिखो या V प्रोपोर्शनल टू I लिखो। पर जब आप I प्रोपोर्शनल टू V लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट है उसको 1/r लिख देना, तो आपका आंसर V इक्वल टू IR आएगा। ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। और वैसे आप V प्रोपोर्शनल टू I लिख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना आप, है ना। नाउ व्हाट इज R? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको अपन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछ लेते हैं R क्या होता है। R तो R रेजिस्टेंस और किस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। और इसी को मैं अभी आगे और भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो द वैल्यू ऑफ, सबसे पहली बात तो R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। थर्ड पॉइंट, ये डिपेंड किस किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं, है ना। जहां भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, मतलब समझो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक बात है उसके अंदर। तो जो रेजिस्टेंस होता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहा जाता है। डिपेंड किस किस पे करता है, ये डिपेंड करता है नेचर, नेचर मतलब किस मटेरियल का वायर बना हुआ है ना, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो नेचर, वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे जाके अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके न्यूमेरिकल भी आते हैं अपन को, ठीक है। आगे आ जाते हैं यहाँ पर, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू R आ गया, ठीक है। देन V आप जानते ही हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है करंट है, R जो है वो रेजिस्टेंस है, और R जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब R मत कांस्टेंट रह गया, मतलब कोई भी वायर है तो उसके लिए जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आपसे मैं कहूँ कि एक कॉपर का वायर है, ध्यान से सुनना,
एक कॉपर का वायर है आपके पास, ठीक है, और एक मान लो दूसरा वायर टंगस्टन का वायर मान लो, एक टंगस्टन का वायर है, ठीक है, टंगस्टन का वायर है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कॉपर के वायर का कि टंगस्टन के वायर का? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जैसा कि इसका नाम है रेजिस्टेंस, तो ये क्या करता है, ये तो फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताऊं, इसी को फिर आप इसका भी आंसर दे देना जो मैंने आपको मतलब क्वेश्चन फ्लो पूछा है। ऑफ करंट को कम रजिस्ट करेगा। रजिस्ट करेगा, रजिस्ट, हाँ रजिस्ट मतलब वही हुआ, कम करना ही हुआ। तो देखो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो V इजिकल टू आई आर अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है, V इजिकल टू आई आर में अगर मान लो आपने जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है वो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। तो अगर V अगर कांस्टेंट हो गया तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आ रही है बात समझ में? अगर V ये को सर। अगर V को मैं कांस्टेंट कर दूं, मानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करा उसको कांस्टेंट कर दिया, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, तो V अगर आपका कांस्टेंट है तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया I के। इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉपर जो होता है, कॉपर अगर कॉपर को और मैं किसी और दूसरे जैसे टंगस्टन है इनको अगर कंपेयर करूं, ठीक है, तो कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर, कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। तो बेस्ट कंडक्टर है मतलब उसमें इलेक्ट्रिक जो करंट का फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होता है तो कॉपर का रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है, करंट का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा कम होगा, होगा बताओ? सर, कम होगा, कम कम होगा ना होगा ना, भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कम ना, होगा। तो यस रेजिस्टेंस सर। उसका कम कम होगा, उसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, अदर मटेरियल के वायर से क्या होगा उसका वो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, अभी आगे सब आएगा ये सब, है ना, बट क्योंकि पॉइंट्स आने हैं तो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर वही बात है, उसी को बस घुमा फिरा के बता रखा है आपको, तो ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के बाद ये इक्वेशन लिखनी है। यहाँ से मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट बता दिया, आपको ध्यान रखना है कि आर किस किस पे डिपेंड करता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, ये रहा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं। स्लाइड्स नहीं बनाई क्या? चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं आपको। तो आपने देखा कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो हम यही सब करते हैं, रेजिस्टेंस लिखते हैं अपन यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बताए हैं जस्ट अब याद, कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, if potential difference is constant then I is inversely proportional to R, ठीक है। कैन यू प्लीज रिपीट, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ बस वही उसी टॉपिक को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, अभी देखना आप। तो यहाँ पर आपका I proportional to R आ गया, इट मींस इफ द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इफ द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये तो हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल होता है ना, मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि भाई किस किस मटेरियल का आपका वायर बना हुआ है ना। जैसे अब रेजिस्टेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं अपन। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है लेंथ पे, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। L क्या हुआ इसमें, लेंथ ऑफ वायर हो गया, L क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ वायर हो गया, ध्यान से देखते हैं आना। सेकंड जो होता है, ये जो R रेजिस्टेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब A क्या होता है इसमें, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा लेंथ को अपन किस में ले लेते हैं भाई, लेंथ को अपन ले लेते हैं मीटर में, एरिया हम किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में, ध्यान से देखते जाना।
तो हमने आपको यहाँ पर दो बातें बताई कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L डिवाइड बाय A। ठीक है, R रेजिस्टेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल को अपन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको रो से बताते हैं, और ये आ जाएगा रो L बाय A। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कर दूं, इसको सेकंड इक्वेशन कर दूं, तो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन आ गई। तो थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, R प्रोपोर्शनल टू L बाय A करा पहले हमने, और R प्रोपोर्शनल टू L बाय A करा तो प्रोपोर्शनल जब हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, हाँ वापिस बता रहा हूँ ना, देखो ना रेजिस्टेंस जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बेटा, जैसे वायर्स जो होते हैं ना, जनरली वायर्स को अपन सिलेंड्रिकल मानते हैं, वायर्स को अपन क्या मानते हैं, सिलेंड्रिकल मानते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये इसकी एक्सिस हो गई, इस वायर की एक्सिस हो गई, इसके परपेंडिकुलर इसको कट कर दे अपन, ये ऐसे कट कर दे, तो कट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक सर्कल दिखेगा ना आपको, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। समझ में आया। तो ओके इसको क्या कहेंगे, ये जो लाइक आपने ये जो ड्रॉ किया है, ये अपन ने मान लो कॉपर का वायर ड्रॉ करा है, जो वायर होते हैं उनको अपन सिलेंड्रिकल मानते हैं। ठीक है, वायर जो होते हैं वो कैसे ना होते हैं, सर आर इक्वल्स टू ये जो लिखा है आपने, कहाँ पे, आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए के पहले। हाँ वो तो हम अभी बता रहे हैं आपको, हाँ यही लिखा है मैंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये इसने हर्षित ने भी मैसेज किया है। देखो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, एल के, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, और जो ये रेजिस्टेंस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप मिला दोगे तो आपके पास आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रेजिस्टिविटी लिखा लूँ तो रेजिस्टिविटी मेरे पास क्या आ जाएगी, आर इंटू ए बाय एल। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक पैरामीटर आएगा अपने पास। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी जो आएगी आपकी रो, ये कितनी आ जाएगी, आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, बताओ कौन बताएगा। तो देखो जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। समझे नहीं समझे, रेजिस्टेंस जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और 1 ओम किसके बराबर होता है, देखो R इजिकल टू आपके पास क्या है, R इजिकल टू है V बाय आई। V बाय आई का मतलब हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, 1 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होता है वो 1 ओम के बराबर होता है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 ओम, है ना। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है, तो ये ओम आ जाएगा। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी, ये जो रो है इस रो को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इसको तो अपन डिस्कस करेंगे ही रजिस्टिविटी को, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके फाउंडेशन में भी हैं, और वो भी काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक कुछ क्वेश्चन करता हूँ, अभी जितना भी टाइम अपने पास बचा है, आपसे कहें कि भाई आपके पास कॉपर के, पहला क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं, कि आपके पास कॉपर के 2 वायर हैं, कॉपर के 2 वायर हैं, ये 2 वायर हैं, और कॉपर के दोनों वायर की एक की लेंथ L1 है और दूसरे वायर की लेंथ L2 है। ठीक है, अगर हम कहें कि भाई L1 जो है वो ज्यादा है L2 से, यानी जो फर्स्ट वाला वायर है उसकी लेंथ ज्यादा है, तो आपको बताना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मान लो इसका एल1 रेजिस्टेंस की ज्यादा R1 है, होगी, एल1 की इसका ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस एल1 की R2 है, ज्यादा होगी, किसका सर रेजिस्टेंस एल1 ज्यादा की होगा, ज्यादा होगी,
सर L1 की ज्यादा होगी। L1 की ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो R1 का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा R2 से। समझ में आई नहीं आई बात? क्यों? क्योंकि Yes, sir. रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो आपसे पूछे कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो किसका ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा लेंथ वाला वायर होगा, जो ज्यादा लंबा वायर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपने कभी भी घर के जो वायर है उसको छील के देखा होगा, छील मतलब ऐसे करके, ठीक है, या कोई आपके घर में आए होंगे कुछ रिपेयरिंग करने तो Yes, उनको sir. देखा होगा। Yes, sir. तो जो Yes, sir. कॉपर का सिंगल वायर होता है, ये छोटे छोटे वायर्स निकले होते हैं सर उसमें, बहुत छोटे सारे छोटे वायर बहुत होते हैं, सारे होते हैं। वायर्स होते छोटे हैं। छोटे। छोटे छोटे वायर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हर जगह आप किसी भी वायर को देखना, ठीक है। तो वो क्या केस है, वो केस ऐसा है कि जैसे सेम अपन कॉपर का ही वायर ले रहे हैं, कॉपर का ही वायर ले रहे हैं, उसका एक वायर का एरिया तो A1 है और दूसरे वायर का एरिया क्या है, A2 है। अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई जो पहले वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है दूसरे वाले से, तो सर ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो A1 सर इसका जो पहले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और दूसरे हाँ वाले का रेजिस्टेंस कम हाँ होगा। कम होगा। A2 पहले कम वाले होगा, का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कम होगा। कम मतलब होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक वायर थिन है, एक वायर थिक है, तो थिन और थिक वायर में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आपको ये बताना है। एक वायर तो थिन है और एक वायर थिक है, तो थिन वायर का तो सर थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ज्यादा होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थिन वायर का रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा होगा? थिन अगर वायर है तो थिन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? क्रॉस सर सेक्शनल कम एरिया होगा ना। कम होगा, हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस कम। क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे अगर कोई थिक यस वायर है तो थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये है इसमें रजिस्टिविटी। और अब ये जो अपन ने आज डिस्कस करा है, मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ और आपको इसकी सर आप कल के भी नोट्स डाल दीजिएगा, कल परसों आज के। करूंगा। पहले एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो भी टॉपिक मैंने आपको आज बताए हैं उसको मैं आपको समराइज कर देता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया ना, इसमें से 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपके, 100% आएगा बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या क्या है इसके अंदर वो बता देता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन तो है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें से ग्राफ का न्यूमेरिकल आता है, ग्राफ का न्यूमेरिकल आता है, और ये भी हो सकता है कि उसी के अंदर ABC करके पार्ट आ जाए और पहले आपको कह दे कि ओम्स लॉ को स्टेट करो, आप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ग्राफ टेबल बनी हुई आएगी एक, उस टेबल में V और I की वैल्यू दे रखी होगी आपको। फिर आपको ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको ग्राफ? तो ग्राफ पेपर दिया जाएगा आपको, उस ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ बनाने के बाद आपको इसकी स्लोप निकालनी होगी, और स्लोप निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा कि हर एक जो वैल्यू दी गई है उसके लिए जो रेशियो आ रहा है V और I का वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको मतलब इस तरीके का क्वेश्चन एक बनेगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि जो ओम्स लॉ है वो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए अपन एक रजिस्टर लगा देते हैं, अननोन रजिस्टर। अननोन रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। देखो इस तरह से दिख रहा है डायग्राम, एक अननोन रजिस्टर लगा देते हैं R, जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। ये रहा, कल में और आपको बता दूंगा एक्सपेरिमेंट, आज थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो R है, ये R क्या है, एक अननोन रजिस्टर है। ये क्या, या मैं कह सकता हूँ एक अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो रियोस्टेट दिख रहा है आपको, इस रियोस्टेट से यहाँ, इस रियोस्टेट से वेरिएबल रेजिस्टेंस करते हैं, यानी इसको शिफ्ट, इसको स्लाइड करते जाते हैं, और इसको स्लाइड करके कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन लिए। तो 5 ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे अपन, इसको स्लाइड करेंगे, वोल्ट मीटर से तो अपन V की रीडिंग ले लेंगे, ठीक है, और अमीटर से I की रीडिंग ले लेंगे, और यहाँ पर V और I का क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे बार बार, इसको शिफ्ट करते जाएंगे वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है इसको। तो एक रीडिंग ले ली अपन ने यहाँ, फिर ये रीडिंग ले ली, फिर ये रीडिंग ले ली, फिर ये रीडिंग ले ली, फिर ये।
तो ऐसे करके रेशो निकाल लेंगे v/i के, और ये रेशो निकाल के अपन चेक करेंगे कि भाई ये जो रेशो आ रहे हैं ये कांस्टेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ओम्स लॉ को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर सकते हो। तो कई बार आपसे ऐसा तो खैर नहीं हुआ कि भाई आपसे कोई पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करवा लिया हो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पर ये जरूर हुआ है कि एक ये जरूर आपसे क्वेश्चन आ चुका है कि भाई आप जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ करते हैं उसका सर्किट डायग्राम आप बना दो। तो आपको ऐसे सर्किट डायग्राम वहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम भी आपको आना चाहिए इसका ओम्स लॉ के प्रूफ का। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो मैंने यहाँ से बता दिया आपको। तो ये क्वेश्चन तो हो गए। इसके बाद रजिस्टिविटी एक सेपरेट है। रजिस्टिविटी जो आ रहा है रो, ये एक सेपरेट टॉपिक है तो वही रेजिस्टेंस से ही निकल के आया है, पर ये सेपरेट टॉपिक है। रजिस्टिविटी में क्या होता है, रजिस्टिविटी में सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं कि रजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, पहली बात तो ये रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, और दूसरा क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जो भी नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंटल जो है इसका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट अपन डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। भले ही वो लिखने को नहीं आता पेपर में, बट हमको वो समझना है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करते हैं। सर्किट डायग्राम तो ये बना ही हुआ है आपके सामने, यही सर्किट डायग्राम है, इसी को मैं वापस बता दूंगा आपको। फिर उसमें लेक्चर में अपन रजिस्टिविटी को थोड़ा और, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है रजिस्टिविटी भी यहाँ पर थोड़ा और नोट्स की फॉर्म में मैं बता दूंगा, नोट्स के उसमें और न्यूमेरिकल करेंगे अपन रजिस्टिविटी के। तो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, और आप लोगों को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़े से दिमाग लगाने वाले भी हैं। जहाँ तक आपके बोर्ड एग्जाम की बात है, बोर्ड एग्जाम में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया जो जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अपन, और यहाँ से कुछ सेंड कर दीजिएगा अभी। हाँ